जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किए गए टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र है, जिसको हम फुल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो का पार्ट 1 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिल सके। इस वीडियो से आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है, या फिर इनमें से ये कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक परामर्शदात्री निकाय है। जो नीति आयोग की फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और ये बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, ये बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को ये बनाया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसको बनाया गया है योजना आयोग के स्थान पर, और ये भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कब किसी संविदा का अनुमोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है, यानी कि व्हेन कैन ए कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा जो कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है जब डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस हो, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस पर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं। क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? क्या ये संविदा भंग है, या फिर इसका मतलब वो है कि उतना ही जितना कमाया, या फिर नुकसानी, या फिर प्रत्यर्पण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है एक लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो कमाया। लिटरली बात करें तो ये होता है एज मच एज यू अर्न। और बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ की परिभाषा में इसकी बात करें तो ये रीजनेबल वैल्यू ऑफ सोर्स है, या फिर सेवाओं का उचित मूल्यन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उतना ही जितना कमाया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में जो बीमा क्षेत्र है उसका नियमन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये IRDA द्वारा किया जाता है। और इसे कहा जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। तो इसकी जो स्थापना हुई है, ये जो बना है IRDA, तो ये बना था सन 19 अप्रैल 1999 को ये बना था। 1999 को ये बना था। और वहीं जो सेवी है, तो सेवी की स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं अगर बात करें सिडबी की, तो सिडबी की जो स्थापना हुई थी, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, और लखनऊ जो है इसका मुख्यालय है। और वहीं आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो इसका गठन किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 280 के तहत इसका जो गठन किया जाता है, तो और इसका गठन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को मिलाकर वित्त आयोग जो है वो बनता है। और 14वें बात करें 14वें वित्त आयोग की, तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे या फिर हैं वो YV रेड्डी हैं, जो कि 2015 से 2020 तक उनका कार्यकाल था। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं NK सिंह। NK सिंह को जो है वो वित्त आयोग 15th वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है इन्हें बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व द। तो कमर्शियलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो कमर्शियलाइजेशन
एक प्रोसेस है नए उत्पादों को या फिर सर्विस को बाजार में लाने की, तो उसके लिए जो आपको प्रोडक्ट भी चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए होती है, उसकी मार्केटिंग भी चाहिए, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसके लिए ये सभी जो चीज़ें हैं वो इसके लिए ज़रूरी है, यानी कि पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चय भी आपको करना है, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण भी करना है, बाजार में उत्पाद का जो प्रवेश भी करवाना है। तो ये सभी जो हैं वो वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित हैं, यानी कि कमर्शियलाइजेशन के लिए ये सभी जरूरी है। अतः ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा, ये सभी जो है वो सही हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है डिवैल्यूएशन सिग्निफाइज, तो अवमूल्यन क्या सार्थक करता है। तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है वो लोअरिंग वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज मनी रिलेटिव टू द अदर करेंसी, यानी कि मतलब कि जब किसी देश द्वारा जो मुद्रा की दर है अन्य देशों से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, उसे कहा जाता है अवमूल्यन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये सार्थक करता है, तो ये करता है किसी देश की मुद्रा दर को घटाने से। तो यहाँ पर ये जो है किसी देश की, ये डॉलर भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है, कुछ भी यूरो भी हो सकता है, तो मूल्य घटाने से इसका मतलब है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। और बात करें भारत की, भारत में अब तक 3 बार जो है वो रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। एक तो 1949 में ये हुआ था, और फिर 1966 में ये हुआ था, और फिर उसके बाद 1991 में ये हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, यानी कि घाटे का वित्तीयन क्या है। तो पहले जानते हैं कि घाटे का वित्तीयन किसे कहते हैं, यानी कि जब कमाई जब कम हो और खर्च ज्यादा हो और उसके बीच में जो अंतर है उसे कहा जाता है घाटे का वित्तीयन, या फिर वित्तीय घाटा उसे कहा जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है, और कैसे करती है, जो यह होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से होता है जो मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है और लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और परचेजिंग पावर से जो है वो डिमांड वस्तुओं की जो हाई हो जाती है और कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये इंक्रेज करती है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को ये इंक्रेज करती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। तो इसमें शुल्क आधारित सेवा जो है वो है पीएमएस, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो एक शुल्क आधारित सेवा है। इसमें 3-4 प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। एक तो इसमें प्रवेश शुल्क लगता है, दूसरा इसमें मैनेजमेंट शुल्क भी आ जाता है, प्रदर्शन शुल्क भी ये लगता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो एक शुल्क आधारित सेवा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें जो पूछा गया है कि भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई, तो कौन से वर्ष में ये की गई थी। तो ये की गई थी 1967 से शुरुआत हुई थी, और ये तब हुई थी जब भारत में पहला मर्चेंट बैंक जो है वो खोला गया था। और ये खोला गया था, उसका नाम था उसका नाम जो था वो ग्रीन्सलेज नाम था उसका, सॉरी ग्रीन्सले नाम उसका था, ग्रीन्सलेज उसका नाम था, और 97 में ये खोला गया था। तब से भारत में मर्चेंट बैंकिंग की स्थापना हुई, आरंभ हुई। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत में कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पीएनबी जो है वो भारत में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था वो होती है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, या फिर इसकी जो निगरानी है किसी राष्ट्रीयकृत या फिर अंतर्राष्ट्रीयकृत बैंक नियमन एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। मुख्य काम इनका उधार देना होता है, जमा स्वीकार करना होता है, और शेयरों तथा कारोबार की उन्नति करना और निवेश इत्यादि करना इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है। और बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना जो हुई थी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में कौन सी एक गैर बैंकिंग ये अभी डिस्कस कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी, तो किस वर्ष ये आरंभ की गई थी। तो
इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ये 1949 में थी, 1956 में थी, 1961 में थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा जो आरंभ की गई थी वो 1963 में शुरू हुई थी, और ये तब हुई थी शुरू जब भारत सरकार और आरबीआई की सहायता से यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद 1987 में जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है भारत का पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड बन गया। तो भारत में म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1963 में, और नॉन यूटीआई जो बना था वो बना था 1987 में, और एसबीआई म्यूचुअल फंड था वो। अगला प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है लीवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन को क्या करना होता है, न्यूनतम करना होता है, संतुलित करना होता है, या फिर अधिकतम करना होता है। लीवरेज फंड का जो मुख्य काम है वो कैपिटल एप्रिसिएशन को बढ़ाना है, अतः ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है ICRA किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये सन 1999 में ये स्थापित किया गया था, और इसका जो संक्षिप्त रूप है यानी कि फुल फॉर्म है वो है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वहीं बात करें फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो क्राइसिल जो थी वो फर्स्ट रेटिंग एजेंसी थी इंडिया की। अगला प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है यानी कि 15 प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि क्राइसिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये किया था 1987 में ये स्थापित किया गया था, और ये भारत की पहली रेटिंग एजेंसी थी, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो ICICI और UTI दोनों द्वारा मिलकर इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसमें ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में कोई भी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो 12 है, तो मानक विचलन ज्ञात करना है। सॉरी, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया है यानी कि QD जो हमारे पास दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 12 है, तो ये 12/6 ये बच गया, और 18 इसका आंसर आ गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 18 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है म्यू ±3s सीमा के अंतर्गत सामान्य वितरण के अधीन आवृत्त क्षेत्रफल है। तो ये होता है 99.7% होता है, तो अतः ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। तो ये किससे सहसंबंधित है, तो ये वित्तीय लीवरेज से संबंधित है, फाइनेंशियल लीवरेज से ये संबंधित है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है डेप्रेशिएशन इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, तो ये सेमी वेरिएबल या फिर ये इसे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर या फिर मिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, अतः इसका ऑप्शन जो है वो बी सही जवाब होगा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।